राष्ट्रवादी कार्यशैली है, उसमें यही होता है कि या तो उसका पूरा अंत होता है, जैसे जब तक हिटलर था तो हिटलर इसी तरह के रास्ते से चलता था, और जब तक अंत नहीं हुआ तब तक उसी रास्ते पे चलता रहा। उसको कहीं कोई ये नहीं हुआ कि नहीं हमको थोड़ा बैक करना है या थोड़ा पीछे होना है या कुछ और सोचना है। तो एक कार्यशैली है ये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में भी हो सकती है, और बाकी उनका जो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, उससे लेकर के अभी तक उनकी यही कार्यशैली है। इसलिए उससे बहुत ज्यादा तो पीछे नहीं हुए। एक बार जरूर हल्का सा हुआ था, जब एनडीए की जो पहली बैठक हुई थी संसद के केंद्रीय कक्ष में, वो उसमें उन्होंने जरूर, आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में 416 बार उन्होंने मोदी की गारंटी, मैं कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं के अलावा कुछ नहीं, मतलब 416 बार कहा था। लेकिन एनडीए की जो बैठक हुई थी एनडीए सांसदों की, उसमें एक बार भी उन्होंने मैं और मोदी की गारंटी का नाम नहीं लिया। 39 बार उन्होंने एनडीए की सरकार, एनडीए के कार्यक्रम, एनडीए का ये मिनिमम प्रोग्राम, उसके बारे में वो बार बार बोलते रहे, लेकिन कभी वो अपना नहीं बोले। लेकिन अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, चूंकि चाहे जनता दल यू हो चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, अब किस कारण से हो रहा हो मालूम नहीं है, लेकिन उनको फिर अचानक एक ऊर्जा मिल गई, जिसमें उन्होंने इन लोगों को इनकी हैसियत बता दी। इनके मंत्री पद बहुत कम दिए एक तो इन लोगों को, और दूसरे ऐसे ऐसे मंत्रालय दिए जिसको कि मतलब कोई पूछता भी नहीं है। एक भी ऐसा मंत्रालय नहीं दिया नीतीश कुमार के लोगों को या चंद्रबाबू नायडू के लोगों को या जयंत चौधरी को भी आप कह सकते हैं, जिससे लगेगा कि हाँ साहब इनका सहभागिता है और एनडीए की गठबंधन की सरकार चलाने का उनकी कोई इच्छा शक्ति है। तो ये तो नहीं रहा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो इस रास्ते पे चलेंगे, अभी वो चलेंगे ही चलेंगे। दूसरा जो है एक बात है जिस पर दीपक जी ने भी कहा था, और उसको लोगों ने गंभीरता से उतना लिया नहीं अपोजिशन ने। मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मोदी जी को यह मालूम है कि 70-80 सीटों का जुगाड़ तो हमारा चुनाव आयोग और राजीव कुमार जी कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी चुनाव होगा तो वो इसका जुगाड़ तो करवा ही देंगे। कि वोट पड़ेगा जितना कम, उससे ज्यादा वो 4-5 करोड़ वोट जोड़वा देंगे, और उसमें फिर अपना हम खेल कर लेंगे, तो बाकी जो सीटें बनेगी उससे अपना बना लेंगे। तो या तो आप 80 को माइनस करके अगर आप बढ़ते हैं आगे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको संसद से लेकर सड़क तक और अदालतों तक भी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए इस मामले को, कि भाई ये चुनाव आयोग साफ साफ बताए कि जितने वोट पोल हुए थे उससे अधिक मतों की गिनती कैसे हो गई। और खास तौर से 2 राज्यों में, जहां आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 2 राज्यों में बताते हैं लोग 14-15% का फासला हो गया, और इन्हीं दोनों राज्यों से इनकी सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार बन गई केंद्र में। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपोजिशन को, अगर थोड़ी गंभीरता है राजनीति में करनी है तो। देखिए हवाई ठीक कह रहे थे वो, कि सोनिया गांधी ने कहा था कि साहब ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है और एकता को बना करके रखने की जरूरत है। तो उसमें एक जरूरी है, देखिए मैं बार बार जो इसको कहता हूं कि टेक्निकल इश्यूज को पकड़ करके आपको इनको घसीटना होगा, चाहे अदालत से लेकर के जो जो फ्रंट मिले, जो जो मंच मिले आपको, उन मंचों पे इनके खिलाफ जाना पड़ेगा आपको, टिट पार टैट की शैली में। आप देखिए कोई भी एक छोटी सी बात होती है तो राहुल गांधी के खिलाफ पूरा सोशल मीडिया पे जो आईटी सेल है, उसके जो ट्रोल ब्रिगेड है, वो सारे के सारे लोग जुड़ जाते हैं, जो टीवी चैनलों पे आते हैं, जो पत्रकार, जो संगी हैं, चट्टी छाप लोग हैं, वो सारे के सारे लोग एकदम एक सुर से वही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस की टीम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है। कांग्रेस से उस ढंग की बम्बार्डिंग या उस ढंग से जो करने वाली चीजें होती हैं वो कभी होता ही नहीं है जिस ढंग से होना चाहिए। तो राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपनी टीम को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, आक्रामक बनाना पड़ेगा। जिस ढंग के आक्रामक तेवर राहुल गांधी संसद से लेके सड़क तक दिखा रहे हैं या दिखाते हैं, उसी तरह की आक्रामकता उनकी टीम में भी रहनी पड़ेगी। और ऐसे लोगों से भी बचना पड़ेगा जो उनके बारे में कहते हैं कि अभी भी बीजेपी के कई स्लीपर सेल वहां बैठे हुए हैं, उनके आसपास भी मंडरा रहे हैं लोग। तो उनसे भी थोड़ा सा उनको सतर्क रहना होगा कि कब वो किस बात पे बोल करके कहां फंसा देंगे या क्या कर देंगे। तो ये भी जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना, उस दिन जो अनुराग ठाकुर का भाषण था, जितने घोटालों के नाम गिनाए और कहा कि साहब इन्होंने किए, तो उसमें पूछना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा घोटाला हुआ। और यहां नहीं बल्कि संसद से नहीं बल्कि अदालत में भी जाना चाहिए, घसीटना चाहिए कि हाँ भाई प्रूफ करो, बताओ
ये क्या क्या घोटाले थे जो आपने गिनाए संसद में, उसमें क्या हुआ। तो इस तरह की चीजें, या जब प्रधानमंत्री वाला मामला है, आप एक प्रिविलेज नोटिस तो दे ही देना चाहिए कि भाई जिसको स्पीकर ने ही एक्सपंज कर दिया हो, उसको प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि लोगों से कि ट्वीट करके कि हाँ साहब इस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए जब सदन में ही एक्सपंज हो गया है, कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं, इन टेक्निकल इश्यूज को पकड़ करके आपको रहना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक तो उन्होंने बना लिया है कि जब भी सीईसी और ईसी जो भी होंगे वो मोदी जी के होंगे, सरकार के होंगे, सरकार जिसको चाहेगी वही बनेगा, वो उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर लिया है, तो उसको तो आप रोक नहीं पाए। अब यह है कि जो मतों का जो अंतर आया है, जो पोल्ड वोट हैं और काउंटेड वोट हैं, उनका जो अंतर आया है, इसको बड़े पैमाने पे, लेकिन वही है इसमें आपको थोड़ा एडीआर से की मदद से पूरा तथ्यों के साथ आपको जाना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत तथ्य दे रहे हो या उसको लेकर के वो चुनाव आयोग आप ही पर भारी पड़ने की कोशिश करने लग जाए। तो उसकी पूरी तैयारी के साथ, गंभीरता के साथ इस इशू को बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी का जो जनता में तो खारिज हो रहे हैं, जनता में तो उनका आज जो अंधभक्तों की संख्या भी धीरे धीरे छीड़ हो रही है। अंधभक्तों में से लोग कह रहे हैं साहब कि हमने पिछले चुनाव में वोट दिया, 2014 में भी वोट दिया, लगातार वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे ही बुलडोजर चल जा रहा है, ये तो कौन सी सरकार है, इसके लिए थोड़ा हम लोग लाए थे। तो वो सारी चीजें हो रही है। और बात बहस में भी, आम चर्चाओं में भी, सार्वजनिक चर्चाओं में भी लोग अब उस ढंग से अग्रेसिव नहीं होते हैं मोदी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए या उसके लिए। अब लोग कहते हैं कि नहीं, बात तो सही है, आप कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, हमारे घर का हमारा भतीजा, हमारा भाई, हमारे गांव का आदमी, वो सब बेरोजगार है। अब हम लोग अपने गांव में कभी जाते हैं तो 10 लोग आ जाएंगे, साहब हमारे भाई को, हमारे बेटे को या भतीजे को कहीं नौकरी लगा दीजिए। हम लोग की हैसियत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन इस लेवल तक पहुंचा है मामला, तो लोग इससे तंग तबाह हो रहे हैं। और लोगों में लग रहा है कि आदमी 10 साल से चुटकुले सुना सुना करके, जुमले सुना सुना करके, अभी देखिए 15 अगस्त को जो भाषण होगा, मैं तो कहता हूं कि इस पर किसी को काम करना चाहिए, किसी शोधार्थी को, राजनीतिक शोधार्थी को, कि पिछले 10 वर्षों में जितने इन्होंने भाषण किए लोकसभा में और जो जो घोषणाएं की, उसको निकाल करके वो उस पर अमल किस पर हुआ, इसकी भी होनी चाहिए। और जैसे आप राजीव जी कह रहे थे कि अभी 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर का भी होने वाला ही है, फिर अगले साल जो है फरवरी महीने में दिल्ली में होने वाला है, फिर उसके बाद किसी और राज्य में भी होने वाला है। मोदी जी और उनकी सरकार जब भी होता है चुनाव लोकसभा का आता है, तो उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन याद आता है। उसके बाद पूरे 5 साल तक एक बार भी याद नहीं आता, कभी चर्चा भी नहीं करते। भाई मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आपकी निष्ठा है 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने में, तो यार ये जो फरवरी में दिल्ली का होने वाला, तो इसी के साथ ही एक साथ ही कर लो ना। जम्मू कश्मीर चारों विधानसभाओं का एक साथ ही करा लो ना चुनाव। या लोकसभा का चुनाव था तो उसी के समय ये भी करा लिए होते, 3-4 विधानसभाओं का चुनाव हुआ, ये भी 3-4 का हो जाता, थोड़ा आगे और पीछे कर लेते। लेकिन आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ एक नारेबाजी है, जुमलों से आप सरकार चलाना चाहते हैं, जुमलों से आप जनता को खुश करना, तालियां बजवाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ आपके पास है नहीं। तो यही बात है राजीव जी। लेकिन यही है कि मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर कांग्रेस ने जोश में होश नहीं खोया, इंडिया अलायंस के बीच में ईमानदार गठबंधन बना रहा, कांग्रेस अपनी गुटबाजियों पे काबू पाती रही, पा सके हरियाणा में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे और राज्यों में, तो मुझे लगता है कि ये 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है, ये मोदी जी के लिए बहुत भारी सबक होगा। और हो सकता है कि उसके बाद उनके और फांसीवादी कदम आगे बढ़े, या हो सकता है कि थोड़ा उसमें सुधार भी आए। हमको नहीं लगता कि सुधार आएगा। जी राकेश।